चलिए भाई, तो ये सब क्या है इसके, ये है प्रोटीन के कार्यों के अनुसार उनका वर्गीकरण। तो हमने कितने 6 ग्रुप्स में 6 भागों में इनको वर्गीकृत किया है। जरूरी नहीं है केवल इन्हीं 6 भागों में वर्गीकरण हो, अगर आपको मान लो कोई और भी अगर आपको याद आ जाता है तो आप और पॉइंट भी बना सकते हो कि 7वां भाग आपने बना दिया, 8वां भाग आपने बना दिया, कि आपके अपने अनुसार है आपको कितने कार्य प्रोटीन के याद आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये 6 कार्य में याद आए। सबसे पहला संरचनात्मक प्रोटीन, विकर के रूप में प्रोटीन का कार्य है, स्थानांतरण प्रोटीन, पोषण एवं संचयी प्रोटीन, रक्षी प्रोटीन और संकुचन एवं गति से चलिए अगला प्रोटीन के गुण। चलो चलो बाकी की कल सोचना, अभी आज तो पढ़ लो। प्रोटीन के गुण, प्रोटीन के गुण मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। प्रोटीन के गुण, प्रोटीन के 2 गुण होते हैं, एक तो होता है भौतिक गुण और एक है आपके रासायनिक गुण। प्रोटीन के भौतिक गुण की बात करेंगे सबसे पहले। भौतिक गुण, भौतिक गुण में सबसे पहला, भौतिक में हम क्या लेते हैं भाई, उसका आकार, यानी कि बाहर से देखने पर प्रोटीन हमें कैसा दिख रहा है, भौतिक में तो वही आते हैं। तो सबसे पहली चीज जो प्रोटीन में देखने पर जो सबसे पहली चीज हम नोटिस करेंगे, या आप कभी भी देखेंगे तो नोटिस करेंगे, पहली चीज क्या होता है, उसका आकार। तो प्रोटीन क्या है, एक वृहत मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु शायद, है ना। वृहत अणु है। अब वृहत मैंने सही लिखा है नहीं लिखा वो आप अपने आप देख लेना। प्रोटीन एक वृहत अणु है, ठीक है ना। इसका आकार हजारों से लाखों में होता है, हजारों से लाखों तक होता है। ठीक है, प्रोटीन एक वृहत अणु है, इसका आकार लाखों से हजारों से लाखों तक होता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोटीन में अब दूसरी चीज हम जाएंगे तो फिर दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, उसके बंध। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या आएंगे, बंध। तो प्रोटीन पेप्टाइड बंध द्वारा बने होते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड बंध द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब क्या होता है, अब एक चीज बताओ, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूं, जो आदमी जितना मोटा होगा वो उतनी ही जगह लेगा कि नहीं लेगा। तो प्रोटीन क्योंकि बहुत बड़ा है तो विलियन में क्या बनाता है, ये कोलाइडी विलियन बनाता है। कोलाइडी सॉल्यूशन सुना होगा आपने, कोलाइडल सॉल्यूशन हम कहते हैं। तो वो क्या होता है कि जो चीज जितनी बड़ी होगी वो उतने ही वहां पर मौजूद अणुओं के साथ क्रिया करेगी कि नहीं करेगी। भाई देखो, अब ये प्रोटीन है, मैं ये कह रही हूँ ये प्रोटीन है, ठीक, ये पूरा एक विलियन है। तो अब इसमें जितने अभिकर्मक इससे जुड़ सकते हैं और जितनों के साथ ये क्रिया कर सकता है उनके साथ क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृहत आकार होने के कारण प्रोटीन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल विलियन।
बनाते हैं। वृहत आकार होने के कारण प्रोटीन कोलाइडल विलयन बनाते हैं। चौथा भाग स्कंदन। चौथा क्या है? स्कंदन। तो स्कंदन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, केवल इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन यहां लिखेंगे। क्या? अधिकांश प्रोटीन ऊष्मा प्रदान करने पर, अधिकांश प्रोटीन ऊष्मा प्रदान करने पर विलयन से अलग होकर स्कंदित हो जाते हैं। अधिकांश प्रोटीन ऊष्मा प्रदान करने पर विलयन से अलग होकर स्कंदित हो जाते हैं। जैसे कि अपन ने किसका एग्जांपल देखा था? अंडे का देखा था नहीं? क्या देखा था? मैंने कहा अंडा है, अंडे को अपन अगर तवे पे फ्राई करते हैं तो कैसा हो जाता है? वैसे तो वो कैसा रहता है? बिल्कुल बिखरा हुआ रहता है, एकदम विलयन के रूप में रहता है, लेकिन जैसे अंडे में ऊष्मा देते तो कैसा हो जाता है? एक संरचना बना लेता है, ठीक है ना? तो उसकी जो आकृति है, अभी तक जो उसकी आकृति थी वो कैसा हो गया? विकृत हो गया कि नहीं हो गया? प्रोटीन की अलग आकृति थी, अभी तक वो कैसा था? एक विलयन के रूप में था, एक लिक्विड, एक जलीय रूप में था, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमने उसको ऊष्मा प्रदान किया, प्रोटीन क्या हो गया? विकृत हो गया, ठीक है? तो हम कहते हैं अधिकांश प्रोटीन ऊष्मा प्रदान करने पर विलयन से अलग होकर स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है? तो यहां पर हमने बात तो किसकी करी है? ऊष्मा की। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों ये कि हमेशा ऊष्मा ही इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोटीन में स्कंदन या स्कंदन ना लिख के हमें लिखेंगे प्रोटीन के आकार में विकृति, प्रोटीन के आकार में विकृति यूवी किरणों, पीएच में परिवर्तन या दाब के कारण भी हो जाती है। प्रोटीन के आकार में विकृति यूवी किरणों, पीएच में परिवर्तन या दाब के कारण भी हो जाती है। अच्छा, हम ये एक बात और इसमें तीसरा पॉइंट ये बताइए, हम ये कहते हैं कि आकार में विकृति हो जाती है, ठीक है? तो हम आकार में विकृति से क्या मतलब है? कौन से बंध इसके प्रभावित होंगे, इसके कौन सी संरचना प्रभावित होगी? तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, आकार में विकृति होने का मतलब या स्कंदित होने का मतलब या प्रोटीन का विघटित होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी प्राथमिक संरचना, प्रोटीन अगर हम शब्द यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमेशा मान के चलना कि प्राथमिक संरचना में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज किसमें होता है? उसकी प्राथमिक संरचना के अलावा जो उसकी त्रियम संरचना, 3D स्ट्रक्चर जो बनती है, जो किसकी वजह से बनती है? तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना के कारण जो उसकी संरचना बनती है, उन बंधों में प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम प्रोटीन नाम दे रहे हैं तो उसके लिए पेप्टाइड बंध होना जरूरी है, क्योंकि अगर पेप्टाइड बंध नहीं होंगे तो अमीनो अम्ल, तो फिर हम उसको प्रोटीन क्यों कहेंगे? हम अमीनो अम्ल कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई। हम किसी प्रोटीन को अगर प्रोटीन कह रहे हैं तो उसका मतलब उसमें पेप्टाइड बंध होंगे। पेप्टाइड बंध नहीं है तो उसका मतलब अमीनो अम्ल अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर हम उसको प्रोटीन क्यों कहेंगे? अमीनो अम्ल कहेंगे, ठीक है ना? तो ये पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या? स्कंदन के कारण प्राथमिक संरचना में कोई अंतर नहीं आता, किंतु
इसकी त्रिविम संरचना यानी कि 3D संरचना, त्रिविम कहते हैं उसको, त्रिविम संरचना, इसकी त्रिविम संरचना के लिए उत्तरदायी बंध, त्रिविम संरचना के लिए उत्तरदायी बंध प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, एक पॉइंट हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये जो संरचना में विकृति होती है बच्चों, ये ज्यादातर कैसी होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि एक बार बिगड़ गई तो बिगड़ गई, अब ये अपनी सामान्य स्थिति में नहीं आती है। ठीक है तो ये पॉइंट इसमें ऐड करो, विकृति होने के पश्चात, प्रोटीन सामान्यतः पुरानी अवस्था में वापस नहीं आते। पुरानी अवस्था में नहीं आते। ठीक है भाई, तो ये किसके चल रहे थे, ये सारे पॉइंट अभी तक आपके स्कंदन में चल रहे थे। तो यहां ये पॉइंट भौतिक गुण का स्कंदन खत्म हुआ। अगली जो हम बात करेंगे इसमें, अगला जो पॉइंट है भौतिक गुण का ही अगला पॉइंट है विलयता। भाई भौतिक गुण में इसके बाद आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपने उसका आकार देखा, फिर आपने उसके बंध देखे, कौन सा बंध मौजूद है, फिर आपने क्या देखा उसका कि उसका क्योंकि आकार बहुत बड़ा है इसलिए वो क्या बना रहा है, कॉलाइडल विलयन बना रहा है। फिर आपने क्या देखा उसका स्कंदन की प्रभाविता, उसकी स्कंदन देखा कि ऊष्मा या कोई भी चीज हम देते हैं तो आकार में क्या परिवर्तन आता है, वो हमने देख लिया। अब पांचवी चीज जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, उसकी विलयता। हम उसको घोल कर देख रहे हैं प्रोटीन को। भाई हर चीज का भौतिक गुण हम उसका चेक कर रहे हैं कि प्रोटीन का भौतिक गुण क्या है, तो अगला हम क्या देखेंगे, उसकी विलयता, कि वो किस में विलय है किस में नहीं है। तो इसकी बात हम कर चुके हैं प्रोटीन में। इसकी बात हम लोग प्रोटीन में जब मैंने आपको बताए हैं तब कर चुके हैं। सरल प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन जो मैंने आ गए तो हर एक की विलयता मैंने आपको लिखवाई, तो यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वहां पर मैंने आपको हर एक पॉइंट की विलयता लिखवाई है। सरल प्रोटीन में हर एक की लिखवाई है, ओवल एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन सबकी बताइए कि वो किस में विलय है और किस में नहीं है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है इसमें बस एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं हम विलयता में, अधिकांश प्रोटीन जल में विलय होते हैं, अधिकांश प्रोटीन जल में विलय होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न प्रोटीन के अनुसार, उनकी विलयता भी अलग होती है, उनकी विलयता भी अलग होती है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपका रासायनिक गुण है, और रासायनिक गुण में भी आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि रासायनिक गुण का इसमें जो है वो है एम्फोटेरिक नेचर। आपको पता है एम्फोटेरिक नेचर के बारे में, पता है भाई?
अगला जो है वो क्या है, रासायनिक गुण। यहां पर आपके खत्म हो गए भौतिक गुण, ठीक है। इसके बाद जो है आपका उभयधर्मी प्रकृति। रासायनिक गुण का एक बस दे रखी है उभयधर्मी प्रकृति, और उभयधर्मी प्रकृति सब जानते हैं, जानते हो भाई। उभयधर्मी प्रकृति किसके आधार पर होती है, अमीनो ग्रुप और अम्लीय ग्रुप के आधार पर इसकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होता है। ये पॉजिटिव चार्ज भी लेता है इसमें, यानी कि इसमें धनात्मक आवेश भी होता है और इसमें ऋणात्मक आवेश भी होता है, और इसी प्रकृति को क्या बोलते हैं इसमें, उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है ना, ये बात हम कर चुके हैं। अब जो लास्ट है आपका वो कंप्लीट कर देते हैं, फिर प्रोटीन चैप्टर कंप्लीट होएगा आपका। लास्ट है आपका परीक्षण। भाई हमने सबके परीक्षण देखे हैं, नहीं देखे, इससे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था मैंने, तो मैंने उसमें भी परीक्षण बताया था कि कौन सा परीक्षण हम करते हैं। फेलिंग विलियन फेलिंग परीक्षण और बेनेडिक्ट अभिकर्मक, दो बताए थे मैंने। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, प्रोटीन के परीक्षण, प्रोटीन के परीक्षण। सबसे पहला है बाइयूरेट टेस्ट, सबसे कॉमन टेस्ट जो किया जाता है, बाइयूरेट टेस्ट। बाइयूरेट टेस्ट सबसे कॉमन टेस्ट जो प्रोटीन का किया जाता है। ठीक है, और बाइयूरेट टेस्ट में क्या किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है वो इंपॉर्टेंट, क्या, कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन। कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन से क्या मतलब है, यहां देखिएगा पहले। कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन यानी कि जब, जैसे मान लो आपके पास 2 ml, ठीक है, 2 ml आपके पास सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे, उसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं 10% NaOH, उसको, उस विलयन को क्या बनाने के लिए, क्षारीय बनाने के लिए। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मतलब 2 ml आपके पास विलयन है जिसमें आपको ये पता करना है उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या डालेंगे, 10% NaOH। 10% NaOH डालने के बाद वो विलयन कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। अब उसके अंदर आप क्या डालते हैं, 1 से 2 ड्रॉप यानी कि बूंद, किसकी, कॉपर सल्फेट की। अगर उसमें प्रोटीन मौजूद है तो प्रोटीन मौजूद होने पर वो कैसा रंग देगा, नीला या बैंगनी रंग। कैसा रंग देता है वो, नीला या बैंगनी रंग। ठीक है, सबसे कॉमन है ये बाइयूरेट टेस्ट, यही किया जाता है मोस्टली। ठीक है भाई, चलिए दूसरा जो टेस्ट है, दूसरा जो टेस्ट है दूसरा टेस्ट है आपका ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट और बाइयूरेट टेस्ट दोनों में अंतर क्या है। बाइयूरेट टेस्ट किया जाता है पेप्टाइड बंधों का पता करने के लिए, यानी कि प्रोटीन का पता करने के लिए, और ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट कब किया जाता है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट किया जाता है आपके एरोमेटिक अमीनो अम्ल का पता करने के लिए। मैंने पढ़ाया है भाई आपको, है ना, कौन से होते हैं एग्जाम्पल, याद आ रहा है कुछ, कुछ याद नहीं आता, घर जाके पढ़ते हैं तो याद आता है, याद आए, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। एरोमेटिक अमीनो अम्ल, ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है बच्चों, सबसे पहले किया जाता है बाइयूरेट टेस्ट। ठीक है, बाइयूरेट टेस्ट पता आपने कर लिया, बाइयूरेट टेस्ट करने के बाद आपको ये पता चल गया कि आपके दिए हुए विलयन में प्रोटीन तो मौजूद है। ठीक है, अब वो प्रोटीन में एरोमेटिक अम्ल है या नहीं है, अमीनो अम्ल, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। और ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल HNO3 ये डालना पड़ता है विलयन में, हमें क्या डालना पड़ता है, HNO3।
ठीक है ना। जितना भी आपको दिया गया है उसका रेशियो जो चलता है वो चलता है 2:1, यानी कि अगर आपका 2 ml विलियन है तो 2 ml विलियन में 1 ml क्या डाला जाता है, HNO3। ठीक है, अगर HNO3 डालते हैं और डालकर गर्म किया जाता है तो कुछ बुलबुले से हमें दिखाई देते हैं। ऑब्वियस बात है भाई, एरोमेटिक अमीनो अम्ल होंगे तो बुलबुले बनते हैं कि नहीं बनते, तो कुछ बुलबुले हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो ये आपके टेस्ट यहाँ पर खत्म हो गए और आपके साथ में प्रोटीन भी चैप्टर खत्म हो गया। कल हम इसका नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, एंजाइम। ठीक है बच्चों, प्रोटीन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन में कोई भी डाउट होता है तो वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पर उसके लिए जरूरी होता है आपका पढ़ना, तो वो आप पहले करें। चलिए, थैंक यू।